और पूंजीपति हमारा माल ले जा करके जब ये बोल दिए कि कोई अब इतना भी प्रोडक्ट है उसको एमएसपी पे, कम से कम एमएसपी पे लिया जाए, ये शुरू कर दिया। किसान ला रहा है तो मंडियों से जो साइलों में रखे हैं अपना माल, वहाँ से ला के मंडियों में रख दिया, हमारा माल सस्ता हो गया। अब इस समय 2 महीने हमारे माल को खरीद रहे हैं। अब इस समय हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा तक ये जो गांव में इनके एजेंट घूम रहे हैं बड़े बड़े कंपनियों के, 1200 रुपये 1500 रुपये कुंटल, 1200 से 1500 रुपये कुंटल हमारा गेहूँ खरीद ले रहे हैं। मजबूर है किसान, रखे कहाँ। जब ये जा रहा है क्रय केंद्रों पर, सरकारी क्रय केंद्रों पर, तो बोला जा रहा है हमारे पास बोरा नहीं है, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, व्हीकल्स नहीं है, तो हमारा माल ना लेकर के हमारे यहाँ प्राइवेट मजबूर है कि उसको बेच करके, चूँकि रखेगा कहाँ, भी बारिश हो जाए तो उसका माल ख़राब हो जाएगा। तो 1200 से 1500 रुपये में ये बड़े कंपनी वाले हमारा माल खरीद करके उठा ले जा रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं। और इसके बाद धीरे धीरे करके अब इस समय जो कोरोना की बीमारी का बहाना लगा करके रात में 9 बजे कर्फ्यू लगा दे रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या है? हम लोग 12 अप्रैल को आज गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे। एक भाई ने आके हमें सूचना दिया कि भाई दिल्ली में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, आप लोग ज़रा देख लो। निर्माण विहार, दिल्ली का बहुत बढ़िया निर्माण विहार है, मध्य सेंटर है, वहाँ पर रिलायंस का एक स्टोर है जी। 3VS शॉपिंग सेंटर है उनका। उस 3VS शॉपिंग सेंटर पे हम लोग गए तो ऐसी आश्चर्यजनक घटना देखे अपने आँखों से कि आप लोगों के आंसू आ जाएंगे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे, ये सब हमारे जो 1200-1500 रुपये कुंटल का हमारे गेहूँ उठा के लेके गए, चावल हमारा यहाँ से 1500 से लेके 2000 रुपये कुंटल खरीद के ले गए। वहाँ पर रात में 9 बजे तक कर्फ्यू लगा दे रहे हैं, 8:30 बजे से सारी छोटी दुकानों को बंद कर दे रहे हैं, बंद करो बंद करो। जो लोग, इतनी भीड़ जमा हो जा रही है, जगह जगह अफरा तफरी मच जा रही है खरीदने में कि लोग खरीद नहीं पा रहे, सीधा डंडा लेके पुलिस घर भगा दे रही है। जो खरीद नहीं पा रहा है तो शॉपिंग मॉल वाले कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े स्टोरेज वाले कर रहे हैं, इनके पास ऑनलाइन बुकिंग है, उनके पास साधन है। इसके बाद वो कर क्या रहे हैं, बोर्ड लगा दे रहे हैं कि हमारे यहाँ, मैं बोर्ड अभी आप लोगों को दे भी दूंगा, 50 रुपये कुंटल, 50 रुपये किलो गेहूँ, 5000 रुपये कुंटल गेहूँ हमारा खरीदे हमसे 1200 में, और वहाँ पर बेच रहे हैं दिल्ली के अंदर 5000 रुपये कुंटल गेहूँ। चावल उनका 80-8000 रुपये कुंटल से शुरू हो रहा है और 2000 रुपये प्रति कुंटल वहाँ स्टॉक लगाए हुए हैं। खुलेआम पूरे देश को ये सब लूट रहे हैं, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जबकि ये खाद्य सामग्री पर सरकार का फुल नियंत्रण होता है। इस पे महंगाई नहीं आनी चाहिए, लेकिन लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कोरोना का बहाना बना करके हम गरीबों को चटनी रोटी पर ये मोहताज कर देना चाह रहे हैं कि खाली एक रोटी भीख में खाओ और जीते रहो और हमारे लिए काम करो। ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा घातक निर्णय है इनका, जो है कि ये कोरोना की बीमारी बना के जो 9 बजे बंद कर रहे हैं। इससे छोटी छोटी दुकानें के जो बेचारे छोटी छोटी दुकान करके बैठे हुए हैं, वो खाने भी न मर रहे हैं। जी, राजनीति कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात करते हैं, क्योंकि सभी कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती की वजह से किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। एक बंधुआ मजदूर अपने ही खेती में, अपने ही फसलों में, वो जैसे आप खेतों की बात करते हैं कि वहाँ पे वो रह जाएगा। तो क्या लगता है कि कितना को घाटा इस कॉन्ट्रैक्ट खेती में है? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। हमारे देशवासियों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या, और प्रधानमंत्री और ये लोग भी आकर कहते हैं इसमें काला क्या है, इसमें गड़बड़ क्या है। खेती तो किसान के नाम से रहेगी, हम फसल का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी साजिश क्या है मैं आपको बता दूं थोड़े शब्दों में। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाए हैं, इसमें प्राविधान है कि अब जो 10 एकड़ ज़मीन से कम के काश्तकार हैं, चूँकि हमारे देश में 95% किसान 10 एकड़ से कम खेतिहर हैं, कम के जोत वाले हैं, 10 एकड़, 5 एकड़, 3 एकड़, 2 एकड़, 10 बिस्सा, 1 बीघा के काश्तकार हैं।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार कह रही है कि जो छोटे किसान हैं, 10 एकड़ से कम वाले किसान हैं, अब ये खेती करना बंद कर दें, अब ये खेती ना करें, क्योंकि घाटे का सौदा है। अब एक खेती को एक किसी जमींदार को या किसी कंपनी को ठेके पर दे दे, कॉन्ट्रैक्ट पर दे दे। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो बड़ी कंपनी वाला, अब वो तय करेगा कि इसमें क्या बोया जाएगा, गेहूं बोया जाएगा, चावल धान बोया जाएगा, क्या बोया जाएगा, अब कॉन्ट्रैक्टर तय करेगा। समझने का प्रयास करिएगा, कितनी खाद पड़ेगी, कितना पानी पड़ेगा, ये अब कॉन्ट्रैक्टर तय करेगा। और इसको जब एसडीएम के माध्यम से उसको हमें ज़मीन को एक्वायर करना है इनको, तो उसमें लिखा हुआ है इनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि जब जैसे एक गांव में 500 किसान रहते हैं, 500 किसानों की ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पर किसी कंपनी को दे दी गई, तो उस पर तय हो गया कि हम साल में इतना अनाज या इतना पैसा किसान को देंगे। अब आप इसमें चिंता छोड़ दीजिए, हम आपको इतना देंगे। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में हमारी खेती गई, वो क्या करेगा, हमारा जो मेड़, खेत की जो दौड़ होती है, हमारे यहाँ मेड़ बोली जाती है, बंद बोला जाता है, जो खेत की दौड़ होती है, अब वो सारी दौड़ को तोड़ देगा, तोड़ करके 500 किसानों की ज़मीन का एक फार्म हाउस बना देगा, हमारे खेती पर लोन लेगा, रास्ते बना देगा, उस पर रोड बना देगा, ट्यूबवेल लगा देगा, हैंड पंप लगा देगा, खेती शुरू करेगा। चूँकि हमारी खेती जो है इन्वायरमेंट, जलवायु पर निर्भर रहती है। मान लीजिए गेहूँ उसने लगा दिया, कटाई के समय पत्थर पड़ गया, खेत बर्बाद हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा किसान भाई मैं कहाँ से दूंगा आपको, वो तो फायदे के लिए गया है ना भाई, बड़ा बिजनेसमैन को लाभ नहीं मिलेगा तो रुकेगा, वो तो लाभ के लिए गया है। वो बोलेगा भाई अब हमारी फसल बर्बाद हो गई, अब आपको कहाँ से दे, तो करेगा क्या वो, तो किसान कहेगा भैया एक काम करो, मेरा एक खेत वापस दे दो। इसलिए वापस दे दो क्योंकि हमारे पास जब खेत था तो उसमें हम साग सब्जी हर चीज़ लगा लेते थे, आपने सिर्फ गेहूँ बोया, गेहूँ भी बर्बाद हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, अब मेरा ये जो ज़मीन है वापस दे दो। अब वो कहेगा ठीक है, लेखपाल या एसडीएम को बुला के अपना खेत पैमाइश करा लो। अब बताओ आप, एक बार दौड़ बिगड़ गई, मेड़ बिगड़ गई, तो कौन एसडीएम कौन लेखपाल आकर के हमारा ज़मीन नाप करके देगा, पैमाइश करके कि यहाँ आपका खेत था। समझने का प्रयास करिए, अभी 1 फुट हमारी दौड़ बिगड़ जाती है, दौड़ बोलते हैं ना, 1 फुट हमारी दौड़ बिगड़ जाती है तो उसको सही कराने में कई साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, मुकदमा लड़ते लड़ते नहीं हो पाती सही। जब हमारी खेत ही की पूरी दौड़ टूट गई, मेड़ टूट गई, तो बोल रहे सरकार की नाम आपकी ज़मीन रहेगी और कब्जा रहेगा उसका, किसान माने नाम हमारे रहेगा, कब्जा रहेगा पूंजीपति का। तो हमें तो सीधा सीधा जमींदारी प्रथा में सरकार लाना चाह रही है, हमारी ज़मीन को सीधा बड़े कंपनियों को दे करके हमको गुलाम बनाने की सरकार की साजिश है। तो हम यहाँ पर किसान जो बैठा हुआ है ये सीधा कह रहा है, तो ये सवाल एक और कर रहे हैं, आप शायद ना पूछें मुझसे, मैं बता दूं, सवाल भी कर दूं, सवाल कुछ आंसर भी दे दूं। ये कह क्या रहे हैं जानते हैं, कह रहे भाई जिसकी मर्जी हो कॉन्ट्रैक्ट करे, जिसकी मर्जी हो ना करे। हम जिस हाईवे पे इस समय बैठे हैं 6 लेन पर है, ये भी जब बन रहा था तो सरकार क्या कर रही थी, जिस किसान की मर्जी हो दे, जिसकी मर्जी हो ना दे। जब इसका सर्वे हो गया एक बार, तो जो किसान चाहा कि हम ना दें, क्या रोक पाया क्या? सरकार जब एक्वायर करती है, मान लीजिए गाँव में किसी गए, 10-5 लोगों को पैसा दे करके अधिक उनको राजी कर लिए, जब वो कॉन्ट्रैक्ट पर दे देंगे तो हमारे सारे लोग मजबूर हो जाएंगे। अब किसानों को समझ आ चुकी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो वो कितनी घातक है किसानों के लिए, देख सकते हैं, इसीलिए तो किसानी आंदोलन चल रहा है 3 खेती विरोधी बिलों के ऊपर। लेकिन अभी भी सरकार ना तो बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे समय समय पे घटनाएं हो रही हैं। जैसे हम आज की घटनाएं करें तो रसोई ढाबे के पास इन्होंने आग लगा दी है, आग लग चुकी है, शरारती अंसरों के तत्व आते हैं वहाँ पे, और एक सड़क के बीच 2 जगह एक जगह एक आग लगाकर चले जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस किसानी आंदोलन से किसानों को हटाने के लिए ये घटनाएं घटाई जा रही है या कोई और बात है? देखिए, अभी किसान आंदोलन तो हटने वाला नहीं है। जैसा कि मिलिट्री साइंस में
ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिट्री को भी दी जाती है, हम लोगों को भी दी जाती है कि जब सेना बहुत सोच विचार करके जंग लड़ने के लिए जाती है और जब सेना आमने सामने पहुंच जाती है, बहुत सारे धर्म गुरुओं ने भी इस पर ऐलान कर चुके हैं कि जब सेना ऐलाने जंग में कूद जाती है तो या तो विजय श्री हासिल करती है या तो शहीद होके जाती है, वापस ऐसे नहीं जाती है। मिलिट्री में क्या होता है कि अगर सेना आमने सामने लड़ रही है, अगर मिलिट्री का कोई जवान अगर बैक होता है तो उसको भी गोली मार देते हैं सेना वाले। मार देते कि नहीं मार देते कि कहाँ से तुम वापस कायर हमारी सेना में भर्ती हो गया। तो अब किसान यहाँ पर मोर्चे पर डट गया है। अब हम बिना विजय श्री लिए बैक तो हो ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो ये बोल रहे हैं, आप बता रही हैं कि जगह जगह आगजनी कर दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं टेंटों में, कुछ जगह कुछ कर दे रहे हैं, घटनाएं कर रहे हैं और किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है, समझ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आदेश दिशा निर्देश जारी करता है, हम जितने किसान साथी बैठे हुए हैं इतना अनुशासित हैं कि हमारा किसान मोर्चा जो भी आदेशित करेगा हम लोग संयम से उसका पालन करते हैं। तो हम लोग जैसे ही कोई इस तरह घटनाएं घटता है तो हमारा किसान मोर्चा हमें कंट्रोलिंग करने के लिए बैठा हुआ, जो दिशा निर्देश जारी करता है हम लोग वही करते हैं। दूसरी बात, जो आगजनी कर रहे हैं लोग, इस सरकार में जो आरएसएस, जो देश के विध्वंसक हैं, इन सबों का काम ही हमेशा रहा है कि लाश पे राजनीति करना, लाश पे चढ़ करके देश को बर्बाद करना। ये जो जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, ये सब भेष बदल करके हमको, किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि जो हमारा किसान वहाँ बैठा हुआ है वो संयमित है, संयम से काम ले रहा है, धैर्य से काम ले रहा है। लेकिन अगर जो किसान से टकरा रहा है तो उसी के जवाब में हम उसको जवाब भी दे रहे हैं। हमने सरकार को पूरी तरह से, सरकार बोली, नरेंद्र मोदी जी बोले ना, बोलते हैं कि इस आंदोलन से किसान जो है कि आंदोलित है, तो हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी से वो चेतावनी जारी कर दिया। वो बोले कि हमारे सरकार के लोग जाएंगे गांव-गांव, लोगों को समझाएंगे कि इस कृषि बिल में अच्छा क्या है। जब उनके मंत्री विधायक जा रहे हैं गांव में लोगों को समझाने के लिए कि ये हमारा किसान बिल अच्छा है, जब एक कोई किसान उनसे सवाल पूछ रहा है कि कहाँ से अच्छा है, इसमें तो ये है, जब उनका मुंह बंद हो जा रहा है तो यहाँ तक उनको झापड़ खाना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ के किसान उनका कुर्ता फाड़ करके नंगा घुमा दे रहा है। मुख्यमंत्री लोगों का जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरने का प्रयास कर रहा है तो हेलीकॉप्टर हवा से हवा में ही उड़ जा रहा है। कल अभी अंबेडकर जयंती जी पर मुख्यमंत्री को उसका उद्घाटन करना था, तो किसानों ने कह दिया कि आओ तुम उद्घाटन करने, हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। तो रातों रात फैसला आता है, भैया मुख्यमंत्री जी नहीं जाएंगे। बताइए, मुख्यमंत्री प्रधान, अभी केएमपी जब रोड हम लोग जाम कर रहे थे, अभी 12 अप्रैल को पूरा केएमपी रोड जाम किया गया। हर बार तो 2 घंटा 1.5 घंटा के लिए जाम कर दिया जाता सांकेतिक। जब 24 घंटे का हमने ऐलान किया तो सुप्रीम कोर्ट भाग के गई सरकार। सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई जाम नहीं करना चाहिए। पुलिस वाले बोले कि हम पुलिस पे डंडा लेके खड़े हैं, कौन आएगा जाम करने। जब किसानों का हुजूम उमड़ा तो इनके प्रधान और ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री जी छोड़ो पुलिस के डंडा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सरकार का कोई मिनिस्टर इस केएमपी पर 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चल के दिखा दे, हम लोग जान ले कि आप बहुत बड़े ताकतवर हैं। पूरा का पूरा केएमपी रोड 24 घंटे के लिए जाम हो गया। बात समझ रहे कि नहीं? तो सरकार पूरी तरह से हिल गई है। और क्या हो रहा है जानती हैं? प्रधानमंत्री जी हमारे देश में जो ये सब किसानों के, जिस दिन से किसान यहाँ आंदोलन बैठ गया, प्रधानमंत्री इतना हिल चुके हैं कि उसी दिन से मन की बात करना बंद कर दिए। जब मन की बात कर रहे हैं तो सारे लोग उनको पागल, बेवकूफ, उनके पर कमेंट करने लग रहे हैं, मन की बात करना बंद कर दिए। विदेश यात्रा आप देखे होंगे, पूरे पिछली बार 5 साल तक विदेश यात्रा में ही रहे, जय जय करते रहे। भारत की इतनी बड़ी शक्ति बन रहा था कि पूरे विश्व की निगाह भारत पर पड़ गई थी, जहाँ जाते थे जय जयकार होती थी। जब से किसान यहाँ आंदोलन पर बैठ गया, कोई विदेश वाले इनको पहली बार निमंत्रण नहीं दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जाओ, और जहाँ जा रहे हैं अपने से
हाथ जोड़ करके निमंत्रण मांग रहे हैं, भैया मुझको कुछ तो बुला लो अपने पास, मेरे देश में इज्जत कुछ बच जाए। जहाँ जा रहे हैं वहाँ की जनता जूता चप्पल लेके ऐसे खड़ी होकर के इनके स्वागत में खड़ी है। अभी बंगाल पश्चिम यहाँ बांग्लादेश गए थे ना, अभी 8-10 दिन पहले बांग्लादेश चले गए थे, जबकि बांग्लादेश भारत के लोगों ने ही उसकी उपज की। भारत के लोगों की बांग्लादेश में बहुत काफ़ी इज्जत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसे ही उनका जहाज हेलीकॉप्टर पहुंचता है बांग्लादेश में और मंच तक जाते हैं, वहाँ लाखों लोग जूता चप्पल लेके ऐसे खड़े थे, गो बैक मोदी गो बैक। मेरी देश की पूरी इतनी शर्म महसूस हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को लाखों लोग जूता चप्पल लेके खड़े थे, हम लोग शर्म से झुक गए। आज अगर प्रधानमंत्री कायदे का काम किया होता तो पूरा भारत देश उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ के लोग बोले जब तुम अपने भारत देश के नहीं हो, अपने किसानों के नहीं हो, वहाँ के अन्नदाताओं के नहीं हो, तो तुम हमारे क्या होगे। वहाँ से गो बैक होकर के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे आकर के दिल्ली में म्याऊं म्याऊं करते हुए बोल रहे हैं कि अरे भैया मास्क लगाओ और कोरोना बीमारी है, मास्क लगाओ करके हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं। ये सब नहीं चलने वाला है। धन्यवाद। राजनीत जी। सो दर्शकों, उत्तर प्रदेश ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ किसान साडे नाल मौजूद है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਥੋਂ स्पैशल इस किसानी अंदोलन ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾत करांगे। नमस्कार। नमस्ते मैम। नाम बताओ। मैं राजनीत यादव जी, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मैं वहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। जी, आप जिला पंचायत हैं, वहाँ पे किसानी आंदोलन में आप देख रहे हैं लगातार किसान डटे हुए हैं, तो कैसे देखते हैं कि क्योंकि सरकार कोरोना कह रही है कि इस किसानी आंदोलन के कारण कोरोना फैला है, ये भी बोला जा रहा है कि कुछ समय के बाद यहाँ पे सारे ही लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, तो कैसे देखते हैं? आपने भी मास्क नहीं पहना, क्या आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा? देखिए, जो मास्क की बात है और कोरोना की लॉकडाउन की बात है, ये तो सरकार भूल जाए। अब ये तो सरकार भूल जाए कि हम देश में लॉकडाउन लगा लेंगे, क्योंकि कोरोना बीमारी जब आई थी उस समय दहशत थी लोगों के अंदर, फैलाई गई थी। जो गोदी मीडिया थी उसने इतना प्रोपेगेंडा किया है। हमारे विश्व में 185 देश में कोरोना का बीमारी का जाल फैला था। 180 देश ने नेशनल लॉकडाउन नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, चाइना ने नहीं किया, जहाँ जहाँ भयंकर बीमारियाँ थी वहाँ नहीं किया। उसने कुछ जिलों को जहाँ पर थी वहाँ पर लॉकडाउन किया, बाकी लोगों का कारोबार चालू रखे। बहुत कर दिए कि फैक्ट्री का जो कारोबार था 8 घंटे की जब 6 घंटे कर दिए, पार्क बंद कर दिए, पूजा गृह बंद कर दिए, सब बंद किए, लेकिन कारोबार भी चलते रहे और लॉकडाउन का फॉलो भी करते। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, प्रधानमंत्री को क्या सद्बुद्धि भगवान दे। अभी मान लीजिए 150 की स्पीड पे 100 की स्पीड पे कोई बस जा रहा है पैसेंजर से लेके, और उसको पता चल जाए कि 10 किलोमीटर के बाद बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, और अगर वो ड्राइवर वहीं पर एक बाइक हाई ब्रेक मार दे, बस पलट जाएगी, सारे लोग मर जाएंगे। तो इसमें तो ये होगा कि ये ड्राइवर जो था ये अनबुझ था, उसके पास कोई ज्ञान नहीं था, वो मूर्ख था, जिसने बस को एक बाइक ब्रेक मारा, पलट गई। उसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रातों रात टीवी पर आते हैं, एक बैग इतनी तेज ब्रेक मार दिए पूरे देश में कि हमारा देश तुरंत डेथ कर गया, खड़बड़ा गया, और 10 दिन भी लॉकडाउन नहीं संभाल पाए। 10 दिन में पूरी जनता त्राह त्राह करने लगी, लोग सड़कों पे निकल गए। तो ये सरकार की बहुत भयंकर प्रणाली, जैसा भाई अभी आपने सवाल पूछा मैम, कि ये जो मास्क की बात और नेशनल लॉकडाउन की बात, तो अभी आप अब्राहम लिंकन का नाम सुनी होंगी, अमेरिका के राष्ट्रपति। वो कहे थे कि देश के शासक को जनता का विश्वास बड़े मुश्किल से मिलता है शासक बनने के लिए, इसलिए जनता का भरोसा जब एक बार टूट जाता है फिर जिंदगी में नहीं आता है, और उसका परिणाम दूरगामी पड़ता है अन्य लोगों पर। तो ये जनता का भरोसा तोड़ चुके हैं।
अब जनता अगर वास्तव में कोई भयंकर बीमारी, इनकी बात मानने वाली नहीं, पहली बात नंबर एक। दूसरी बात है जो कह रहे हैं कोरोना बीमारी के नाम पर आप लोग मास्क लगाइए और ये करिए, तो इस पर मैं आपको वैज्ञानिक साइंटिस्ट बता रहा हूँ। मैं भी जीव विज्ञान भी पढ़ा हूँ, आप सभी लोग पढ़े। जीव विज्ञान में एक डार्विन वैज्ञानिक थे, महान जीव वैज्ञानिक थे। उनका चैप्टर हर हाई स्कूल से ही शुरू हो जाता है, हाई स्कूल 10वीं क्लास से शुरू हो जाता है, बीएससी एमएससी तक उस पर रिसर्च हुआ है। पूरे रिसर्च के बाद डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, स्ट्रगल इज लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। स्ट्रगल इज लाइफ में उन्होंने कहा था संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी जो प्रकृति के अनुकूल रहेगा, प्रकृति पे हर मौके पर रिस्क है। आप जय कदम चल रहे हैं उस पर रिस्क है। जो उस जैसे गर्मी चल रही है, लू बह रहा है, अब इस गर्मी को जो अनुकूलित में रह लेगा जिंदा रहेगा, जो नहीं थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से कोरोना भी एक ऐसी बीमारी है, इसमें सारे लोग चल रहे हैं, जो इसके प्रकृति के अनुकूल रहेंगे जिंदा रहेंगे, बाकी मर जाएंगे। कोई भी बीमारी है, कोरोना से ज़्यादा सरकार को कोरोना से ज़्यादा मलेरिया पर ध्यान देना चाहिए, एड्स पर ध्यान देना चाहिए, कैंसर पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे यहाँ टाइफाइड बुखार से उससे ज़्यादा मर गए आदमी, लेकिन उसका तो इलाज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जो ये मास्क की बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, जो ये मास्क की बात कर रहे हैं कि आप लगा करके हमेशा रहो। मैं अभी दिल्ली में गया था, दिल्ली के अंदर जब गया तो पुलिस डंडा लेकर के सभी लोगों से कह रही है कि आप लोग मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। सबको मास्क पहनवा दी। अभी परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, सभी लोग मास्क लगा दिए। इस पर मेरा कहने का मकसद है कि प्रकृति में एक बैलेंस दिया गया है, बैलेंस दिया गया है। बैलेंस मतलब समझ रहे हैं, एक दूसरे के बिना एक दूसरे की ज़िंदगी अधूरी है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और पेड़ पौधों को ज़िंदगी के लिए 5 चीज़ की ज़रूरत होती है: जल, सूरज का प्रकाश की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और खनिज पदार्थ जो ज़मीन के अंदर से मिलता है। जब हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो वो पौधा भोजन बनाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलना बंद हो जाएगी तो पौधा भोजन बनाना बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो हमको ऑक्सीजन नहीं देगा। अब लाखों करोड़ लाखों लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, सबको मास्क लगा दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी मास्क में रहती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ही लेकर के वो जीवित जीना पड़ रहा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को नहीं मिलेगी तो पौधा ऑक्सीजन देना बंद कर देगा। जब पौधा ऑक्सीजन देना बंद कर देगा तो लोग तो कोरोना से मरे चाहे ना मरे, ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए मास्क लगाना हमारे देश को सबसे खतरे में डालना। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी मैं चैलेंज करता हूँ। मैं भी विज्ञान पढ़ा हूँ, मैं भी साइंस पढ़ा हूँ, आप भी साइंस पढ़े हो। अगर ये चीज़ साइंस में ना लिखी हो तो मुझसे बताओ, तो हमको क्यों खतरे में डाल रहे हो भाई? और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भगवान तो है नहीं, उसको भी संप्रभुता के दायरे में चलना पड़ेगा। रोका नहीं क्या आपने मास्क नहीं लगाया? मैं तो आज तक मैं सरकार को चैलेंज कर दिया कि मैं तो मास्क नहीं लगाऊंगा। हमारे यहाँ तो यहाँ बॉर्डरों पर भी, हमारे यहाँ भी जो जाता है बोलते हैं कि भाई मास्क लगा के अगर आना है तो इसमें मत आओ। हम तो बैठे हैं, हम जिसको अगर बहुत ज़्यादा कोरोना का डर है, हमारे किसान आंदोलन में चला जाए, उसका कोरोना भाग जाएगा। दूसरी बात मैडम, जो ये सरकार हमारे ऊपर थोप रही है, वही ज़रूरी नहीं कि सरकार संप्रभुता से चलती है, सुप्रीम कोर्ट भी संप्रभुता के दायरे में आता है। सबसे पहले तो मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कटघरे मिला रहा हूँ, क्योंकि मैं एक किसान हूँ, मैं एक नागरिक हूँ। नागरिक होने के नाते हम किसी को भी कटघरे मिला सकते हैं। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैं कटघरे मिला रहा हूँ। आप कहते हो भाई एक कानून पास हुआ कि जहाँ 4 लोग रहेंगे बिना मास्क के रहेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आदेश जारी हुआ है। 4 लोग इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, 4 लोग अगर बिना मास्क के नहीं रहना चाहिए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगर आदेश जारी किया है, अगर उसका आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जब आपने आदेश जारी किया कि 4 लोगों को इकट्ठा नहीं रहना है, मास्क लगा के ही रहना है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की बात को मैं तब स्वीकार कर सकता हूं, सबसे पहले गृह मंत्री को, जो भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, पश्चिम बंगाल में चुनाव में गए थे, बिना मास्क के लाखों लोगों की संख्या जुटा के पैसा दे के जुटाए थे,
और जुटा करके वहाँ भाषण दे रहे थे बिना मास्क के सब थे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए और हाई कोर्ट को चाहिए कि सबसे पहले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जेल भेजें, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए हाई कोर्ट का उल्लंघन किया है, जज का उल्लंघन किया है, सुप्रीम कोर्ट के जज का उल्लंघन किया है। इसलिए सबसे पहले उनको जेल में डाल दिया जाए, हम मास्क लगा लेंगे। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जज लोग या तो अपने माफ़ी मांगे देश से कि हमने जो आदेश जारी किया वो गलत किया, या तो इस्तीफा दे दें। राजनीति जी, हम देख रहे हैं कि आप भी उत्तर प्रदेश से आए हैं, खरीदारी शुरू हो चुकी है, कनक मंडियों में आ रही है, तो क्या लगता है कि यूपी के भी अभी भी एमएसपी के मुद्दे पे किसान अपनी फसल बेच नहीं रहे? तो यहाँ पे भी कितने ट्रक है जो यूपी से आए थे यहाँ पे पकड़े गए हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको एमएसपी नहीं मिली, यहाँ पे बेचने आए तो पकड़े गए। ये भी बोला जाता था कि हमें बोला गया कि जहाँ मर्जी अपनी जो खरीदारी है वो बेच सकते हो, तो क्या क्यों ऐसा हुआ कि यूपी से भी किसान आकर यहाँ पे अपनी फसल बेच रहे हैं? देखिए मैम, ऐसा है, ये यूपी का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, पूरे देश का मामला है। एमएसपी की जो बात आप कर रही हैं, हमारे यहाँ के किसान यही कह रहे हैं कि भाई हमारा जितना भी प्रोडक्ट है उसको एमएसपी पे, कम से कम एमएसपी पे लिया जाए। सरकार एमएसपी पे ना लेकर के पूंजीपतियों के हाथों में छोड़ दिए, और पूंजीपति हमारा माल ले जा करके जब ये बोल दिए कि कोई व्यक्ति जहाँ चाहे जितना चाहे भंडारण कर सकता है, ये सब इतना भंडारण कर लिए कि हमारे छोटी मंडियों में अपना उपज ला करके गिरा दे रहे हैं। जब हम कटाई शुरू किए और सब सस्ता कर दिए। जब जानते हैं, जब कोई वस्तु अधिक होती है, मांग उसकी बढ़ जाती है तो रेट गिर जाता है, रेट इसी से निर्धारित होता है। जब इस समय ला करके जब हमारी देखे कि पूंजीपति कटाई शुरू कर दिया, किसान ला रहा है, तो मंडियों से जो साइलों में रखे हैं अपना माल, वहाँ से ला के मंडियों में रख दिया, हमारा माल सस्ता हो गया। अब इस समय 2 महीने हमारे माल को खरीद रहे हैं। अब इस समय हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा तक ये जो गाँव में इनके एजेंट घूम रहे हैं बड़े बड़े कंपनियों के, 1200 रुपये 1500 रुपये कुंटल, 1200 से 1500 रुपये कुंटल हमारा गेहूं खरीद ले रहे हैं। मजबूर है किसान, रखे कहाँ? जब ये जा रहा है क्रय केंद्रों पर, सरकारी क्रय केंद्रों पर, तो बोला जा रहा है हमारे पास बोरा नहीं है, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, व्हीकल्स नहीं है, तो हमारा माल ना ले करके हमारे यहाँ प्राइवेट मजबूर है कि उसको बेच करके, चूँकि रखेगा कहाँ, भी बारिश हो जाए तो उसका माल ख़राब हो जाएगा। तो 1200 से 1500 रुपये में ये बड़े कंपनी वाले हमारा माल खरीद करके उठा ले जा रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं। और इसके बाद धीरे धीरे करके अब इस समय जो कोरोना की बीमारी का बहाना लगा करके रात में 9 बजे कर्फ्यू लगा दे रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या है? हम लोग 12 अप्रैल को आज गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे। एक भाई ने आके हमें सूचना दिया कि भाई दिल्ली